तो हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हमारा हो रहा था, तो इसमें अब देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे। ओके, ठीक है। फंडामेंटल राइट में हम लोग ने ये शुरू कर दिया था, और इससे पहले हम लोग ने पूरी हिस्ट्री समझ ली थी, किस प्रकार से फंडामेंटल राइट आए थे, है ना। ये सब हम लोग ने देख लिया था। एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल राइट 12 से शुरू हुए हैं, और 12 में हम लोग ने डिफ़ाइन, हम स्टेट शब्द को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था, है ना। आर्टिकल 13 जो था डिफ़ाइन लॉ, है ना, लॉ क्या है उसको डिफ़ाइन किया था। और लॉ में आर्टिकल 13 में हम जुडिशियल रिव्यू भी पढ़ चुके हैं एक प्रकार से। और फिर हम लोग चले गए थे सर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, जो कि राइट्स ऑफ इक्वालिटी है सर, ठीक है। ये भी हम लोग ने सब निपटा लिया था। हम लोग जिस आर्टिकल पे पहुँचे थे अपने पिछले वाले लेक्चर्स में, वो आर्टिकल था सर आर्टिकल 21, ठीक है, जो चल रहा था। आपको पता है आर्टिकल 21 क्या था सर? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ये डैश डैश डैश, ये हम लोग ने पढ़ा था। नो पर्सन शैल बी ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब हम लोग ने पीछे पढ़ लिया था। हम यहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले, और इससे पहले हम लोग ने ये देखिए आर्टिकल 19 भी हम लोग ने कवर कर लिया था। आर्टिकल 20, 21 एंड 22, ये आर्टिकल अगर हम देखें 20, 21 और 20, इन आर्टिकल को राइट ऑफ प्रोटेक्शंस कह रहे थे हम लोग, है ना। और अगर खाली हम 19 को बोल रहे हैं तो ये क्या है सर? ये है फ्रीडम, ठीक है, राइट्स ऑफ फ्रीडम। ये सब हम लोग ने ये सब कवर कर लिया था। ये 14, 15 ये सब हम लोग ने कवर कर लिया था। इसमें आर्टिकल 19 में हम लोग ने देखा था राइट ऑफ फ्रीडम, इसमें ये सब था, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट। एफ मतलब उसको फेंक दिया था, मतलब वो है नहीं अब। और ये जो था फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये सब हम लोग पीछे कवर कर चुके हैं, ठीक है। हमारा जो आर्टिकल जो चल रहा था, इसमें हम लोग, हमारा जो आर्टिकल चल रहा था, हम सीधे उस पर आएंगे। ये सब हम लोग ने कवर कर लिया था। ये नो डबल जेपटी 20, है ना। आर्टिकल 20 ये संरक्षण से संबंधित आर्टिकल्स थे, है ना। आर्टिकल 20 का 3 था, ये मैंने बताया नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, है ना। खुद के लिए जो व्यक्ति है वो मतलब किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ने देखा था। इसमें हमने मिरांडा केस भी पढ़ा था यहाँ पे, मिरांडा वर्सेस एरिज़ोना केस, है ना, इससे संबंधित। और यदि हम अभी मैं पीछे बस रिकॉल करा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे। आर्टिकल 20 में हम लोग ने ये देख लिया था, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, ये सब हम लोग देख चुके हैं। मतलब इसमें क्या था सर? ये काम की बात पे यहाँ पे आते हैं, लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू पोस्ट ऑफेंस, ये था, ठीक है। मतलब कि अगर आपने 1970 में जो क्राइम करा था उसी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। उस लॉ में, उस कानून में जिस प्रकार की सज़ा का प्रावधान था, उसी सज़ा के अकॉर्डिंग आपको वो मिलेगी। अगर आप भविष्य में अगर कभी पकड़े जाते हैं तो ये नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ये सब क्रिमिनल लॉ से संबंधित आर्टिकल 20 जो एक संरक्षण ही प्रदान कर रहा है, ये भी जो है प्रोटेक्शन से ही संबंधित आर्टिकल। इससे पीछे जाएंगे तो हम लोग ने ये सब पढ़ लिया है। राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन हमने देखा 20, 21, 22, ठीक है। आर्टिकल 21 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये वही है, मतलब किसी भी व्यक्ति को, है ना, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता स्टेट, है ना। तो ये सब है, एक प्रकार से ये प्रोटेक्शन ही दे रहा है ना, और लाइफ। तो हम ये सब हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। हम जो आज करने वाले हैं, तो आर्टिकल 21 से संबंधित जो लाइफ शब्द है हम उसको पढ़ने वाले हैं,
तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, ठीक है। तो कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारा ये चल रहा था। ओके, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखो आर्टिकल 21 जो था हमारा, क्या था आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर आप कानून द्वारा जो भी प्रक्रिया है, कानून द्वारा अगर जो भी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, अगर स्टेट उसका पालन करती है, तब तो वो किसी व्यक्ति को उसके लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी है उससे वंचित करा सकती है। अन्यथा अन्यथा अगर वो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसका पालन नहीं करता है स्टेट, और किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित कर देता है, या उसको बिना बताए गिरफ्तार कर लेता है, या मैंने वो सब हम लोग ने कवर कर चुके हैं। मैं उस आर्टिकल 21 के बारे में डिटेल से चर्चा यहाँ पे नहीं करूँगा। अगर मतलब मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि अगर बिना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अगर स्टेट जो है किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। और अगर वो इसका पालन कर रहा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, तो जो है आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। आर्टिकल 21 हम यहाँ पे आर्टिकल 21 को डिटेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे आर्टिकल 21 से जुड़ा जो लाइफ शब्द है ना, जो लाइफ शब्द है, हम उसको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये लाइफ शब्द का क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पे रहा है, ठीक है। हम जानते हैं सर आर्टिकल 21 को हम लोग अम्ब्रेला आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट लिए हुए है ये आर्टिकल, और इसमें कई एस्पेक्ट कवर होते हैं, तो हम लोग वही देखेंगे आज। तो इसमें लाइफ शब्द को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लाइफ शब्द को हम लोग, ठीक है, इसमें सर इसमें केस आता है सर, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। इस केस में क्या हुआ था, देखो ये 1978 की जो है एक स्टोरी है ना। एक लड़की जिसको ससुराल में काफ़ी परेशान किया गया था, है ना। आप बस इसको ध्यान से पढ़ते रहना। एक लड़की जिसको ससुराल में काफ़ी परेशान किया गया था, उसको एब्यूज़ किया जाता था इस प्रकार से कि उसके पास, मतलब उसको इतना परेशान किया जाता था ससुराल में कि उसके पास कोई ना तो चॉइस बची थी, ना ही उसके पास कोई डिग्निटी बची थी। डिग्निटी, ठीक है, उसको इतना एब्यूज़ किया जाता था, शी डज़ नॉट हैव चॉइस एंड शी डज़ नॉट हैव डिग्निटी, ये बात आ रही है। अब इसमें जो है सुप्रीम, ये जो केस बना था मेनका गांधी जो केस है 1978, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ शब्द को डिफ़ाइन किया है कि आखिर लाइफ है क्या सर, है ना। तो लाइफ इसमें था सर, यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये डिफ़ाइन किया गया था कि लाइफ इज़ अ लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। लाइफ इज़ लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, यानी कि लाइफ वो है जिसको हम अपनी चॉइस से और एक डिग्निटी का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक मतलब एक मिनट ज़रा मैं देख ही लेता हूँ डिग्निटी का मतलब क्या होता है हिंदी में। एक सेकेंड। यार ठीक है, डिग्निटी का मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि गरिमा उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। वो किसी गरिमा के साथ अपने जीवन को जी सके,
वो है, ठीक है ना, डिग्निटी। लाइफ इज़ अ लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, ये इसको डिफाइन किया गया था। और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ये है फ्रांसिस कोरली, है ना, फ्रांसिस कोरली मुलेन केस 1978 में भी इसी लाइफ का जो मीनिंग है इसको जो है कंटिन्यू किया था, ठीक है। अब मैंने इस लाइफ इज़ अ लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी से ही रिलेट करके वाई तो मैं आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी कि लाइफ शब्द को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया। अब इस लाइफ शब्द को जो डिफ़ाइन किया गया है उससे रिलेटेड कुछ और भी जो है केसेस आगे आए थे, है ना। उस केसेस में हम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने यहाँ पे आप केसेस के लिए आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, आप उसी से सीखते चलिए। जैसे अनदर कवरेज ऑफ, यहाँ पे है अनदर कवरेज ऑफ आर्टिकल 21 लाइफ इज़ लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, इससे रिलेटेड करते हुए कुछ केस आगे भी हुए थे, जैसे कि हादिया केस था सर, है ना, एक हादिया केस है। बस ये केसेस आपको याद कर लेना है, लिस्ट इसको याद कर लेनी है। ये डायरेक्ट केस जो है प्रीलिम्स में MCQs में पूछे जा सकते हैं। जैसे हादिया केस है, किससे रिलेटेड है, तो ये राइट टू फेथ है ना, राइट टू फेथ मतलब विश्वास का अधिकार, किसी को भी मानने का अधिकार। यहाँ पे ये रिलीजन से जुड़ा हुआ ये है, राइट टू फेथ। और राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ माय चॉइस, मतलब कि मैं किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्ति के साथ शादी मतलब कर सकूं, ये मेरे मतलब इसका भी मुझे अधिकार होना चाहिए। या हादिया केस से रिलेटेड ये केस है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और फिर ये आएगा नवतेज सिंह जौहर केस है ना। इसमें जो है IPC सेक्शन 370 के कुछ हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, है ना, ये भी हम लोग याद करेंगे। और जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें क्या था सर, जो राइट टू प्राइवेसी वाला आजकल हम जो लोग मुद्दे देखते हैं ना, निजता का अधिकार, है ना, और राइट टू स्लीप पीसफुली मतलब शांति से सोने का अधिकार भी होना चाहिए। ये सब भी आर्टिकल जो है 21 के ही अंतर्गत ये कवर किए गए हैं। मैंने आपको पहले बता दिया आर्टिकल 21 एक अम्ब्रेला आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये भी कहीं ना कहीं ये चॉइस एंड डिग्निटी से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे आप समझ सकते हो कि ये चॉइस वाली चीज़ आ गई है ऊपर हादिया केस में। अब जैसे ये है सर राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, है ना, ये भी जीवन से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब कि हमें स्वच्छ वातावरण, है ना, हमको स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ पर्यावरण मिले, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ये जो राइट है वो इसका जो केस है वो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस को आप याद कर सकते हो। और राइट टू प्राइवेसी ये जस्टिस KS पुट्टास्वामी बता ही दिया है, ठीक है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, मतलब कि राइट टू स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या है कि जो भी हमारे मुकदमे वगैरह चलते हैं, है ना, जो भी है वो मतलब वो स्पीड से चले, उसमें कोई देरी ना हो, ये भी हमारा एक अधिकार है, ये भी जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप खुद मान के देखो कि अगर जो मुकदमेबाजी चलती है वो बहुत लंबी चलेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ का अधिकार है, जीवन का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं वंचित नहीं हो रहा है ना। अगर हम इसी में लिप्त रहेंगे, स्पीडी ट्रायल जो हमारे मुकदमेबाजी चल रही है, हम इसी में लिप्त रहेंगे तो हम अपना जीवन कहाँ जी पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको भी, राइट टू स्पीडी ट्रायल को भी आर्टिकल 21 में लाइफ के अंतर्गत कवर किया गया है। जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है उसे हुसैन आरा खातून केस से भी हम लोग जान सकते हैं, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका कमाने का अधिकार, है ना, आजीविका का अधिकार मतलब यदि हम अपने रोटी के लिए, है ना, रहने के लिए हम मतलब कुछ पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो इससे भी हमारा कहीं ना कहीं जो लाइफ है आर्टिकल 21 है वो वायलेट हो रहा है, तो ये भी इसमें कवर किया गया है, राइट टू लाइवलीहुड। ये ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद कर लेना। ओल्गा टेलिस, है ना, में आने के चांस ज़्यादा हैं। दूसरा उसके बाद हम देख सकते हैं सर, यूजिंग रीजनेबल इंटरनेट इज़ आल्सो अ फंडामेंटल राइट यू कैन नॉट क्लोज, मतलब कि आप जो है मतलब बिना कारण के आप इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते, वो भी एक फंडामेंटल राइट है, इस आर्टिकल 21 में कवर किया गया है। ये फ़हीमा शेरिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में ये कवर है, ठीक है।
ये भी आपको याद कर सकते हो। यू कैन नॉट क्लोज अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनेट, यही मैंने आपको बताया। अब हम आगे अब हम आगे जो है अब हम आगे जो है इसके बाद हमने यहाँ तक लाइफ शब्द को अच्छे से समझ लिया। इसके बाद और भी आगे घटनाएं हुई हैं, और भी आगे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लाइव शब्द में जो भी झोल थे, अब झोल शब्द का ही यूज़ मैं यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि इस लाइव शब्द से जुड़े पॉलिटी में ये जो लाइव शब्द है ना, सुप्रीम कोर्ट इससे बहुत बार जो है टकराया है, इस झोल से टकराया है। तो हम वही झोल समझने वाले हैं, आखिर क्या है लाइव शब्द में आगे की स्टोरी। तो और भी चीज़ें इसको देखना है, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे पहला एग्जाम्पल तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सर जैसे मान लीजिए कोई रोड पर चल रहा है, किसी वाहन से चल रहा है और उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तो वो एक प्रकार से उसको जो पुलिस ट्रैफिक वाले होते हैं उसको सजा भी देते हैं, मतलब उससे जुर्माना भी लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस हम लोग देखें, जैसे कि ये है सर, सम एग्जाम्पल, रोड पर हेलमेट ना पहनने के कारण, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, रोड पर हेलमेट ना पहनने के कारण जुर्माना ना देने पर जेल भी हो सकती है। ये एक प्रकार से क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर आपने सुसाइड करने की कोशिश की, इफ़ अटेम्प्टेड सुसाइड सक्सेसफुल, अगर आप सुसाइड कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रही है तब तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर सुसाइड कर रहे हैं और वो अनसक्सेसफुल हुई तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। ये है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 309। समझ में आ रहा है सर आपको, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, डैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड आपको जेल भी हो सकती है अगर आपने सुसाइड करी और वो अनसक्सेसफुल हो गई तब। अब इसमें ऐसा क्यों है भाई? रोड पर, अब आप समझ सकते हैं सर कि रोड पर हम लोग हेलमेट ना पहने, कोई दिक्कत नहीं, हमारा शरीर है, हमारा नुकसान होगा इसमें, ठीक है। फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस क्यों है? और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हम सुसाइड कर रहे हैं, हमारा नुकसान है, इसमें हमारा ये क्रिमिनल ऑफेंस कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब इसमें देखो, यही सब बात है कि आखिर क्या रीज़न है कि ये क्योंकि हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारी चॉइस है ना, हमारी चॉइस है। हम लोग ने अभी पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइफ शब्द को डिफाइन किया था वो हम लोग देख चुके हैं। लाइफ इज़ अ लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। हमें अपनी चॉइस से और अपनी गरिमा से जीवन जीने का अधिकार है, ये है, ठीक है। अब ये तो हमारी चॉइस है कि हम हेलमेट ना पहने, कह सकता है इंडिविजुअल। दूसरा, भाई हम सुसाइड कर रहे हैं, मेरी चॉइस है, किसी व्यक्ति की चॉइस है कि वो जो है फांसी लगाने को बाध्य हो रहा है, ये तो उसकी चॉइस है। तो इसमें ये क्रिमिनल ऑफेंस कैसे बन रहा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस कैसे बन रहा है, उसका रीज़न क्या है सर? क्योंकि यहाँ पे स्टेट मतलब अपना क्या तर्क रखता है कि जो इंडिविजुअल है वो स्टेट का रिसोर्स होता है सर। देखिए यही है, पर्सन इज़ अ रिसोर्स ऑफ द स्टेट। जो पर्सन है ना सर, पर्सन इज़ अ रिसोर्स ऑफ स्टेट। तो इसलिए राज्य केस करता है। अगर हम 1 और 2 जो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों को ध्यान से देखें, 1 एंड 2 दोनों ही स्थितियों में यहाँ पे ये कहना चाह रहा है व्यक्ति का नुकसान नहीं है, राज्य का नुकसान है, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति है वो स्टेट का रिसोर्स है, संसाधन है। भाई किसी न किसी रूप में वो व्यक्ति जो है वो स्टेट को किसी न किसी रूप में तो वो जो है हेल्प करेगा ही ना, सही, ठीक है। अब यदि व्यक्ति राज्य का संसाधन है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है वही जो मैंने आपको बात बताई, भाई व्यक्ति राज्य का संसाधन है, ये बात तो ठीक है सर। अब व्यक्ति एक इंडिविजुअल भी तो है, पर्सनल लिबर्टी जो हमने आर्टिकल 21 में देखा था, है ना। तो जो व्यक्ति है वो एक इंडिविजुअल भी है, भाई उसकी भी चॉइस होनी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये क्लियर करना आवश्यक हो गया था कि व्यक्ति कहाँ पे स्टेट का रिसोर्स होगा और कहाँ व्यक्ति की इंडिविजुअल चॉइस होगी।
इसको डिफाइन करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो गया था। तो इसलिए जो है ये केस बना था सर पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पी रत्नम केस बना था। ये इसको डिफाइन करने के लिए था कि इंडिविजुअल की चॉइस कहाँ होगी और राज्य का संसाधन जो है व्यक्ति वो कब होगा। तो जैसे मैंने बता दिया था सर कि हम लोग आईपीसी सेक्शन 306 309 को देख रहे थे, अटेम्प्टेड सुसाइड इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप सुसाइड करने को अटेम्प्ट कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, ठीक है। अब वही बात है कि व्यक्ति वो तो उसकी चॉइस है ना, वो सुसाइड कर रहा है तो वो तो उसकी चॉइस है। तो यही बात है सर, इस पी रत्नम केस में यही बोला गया था, व्हेन राइट टू लिव इज़ अ फंडामेंटल राइट। भाई जीवन जीने का एक फंडामेंटल अधिकार है, हमारा मूलभूत अधिकार है जीवन जीना, राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो देन राइट नॉट टू लिव शुड आल्सो हैज़ बीन अ फंडामेंटल राइट। समझ रहे हो, मतलब कि जब राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट, देन राइट नॉट टू लिव शुड आल्सो हैज़ बीन अ फंडामेंटल राइट। मतलब ना जीवन जीने का भी अधिकार फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ऐसी बात कही है ना। इसलिए जो है इसको हमें डीक्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है। जो आईपीसी सेक्शन 309 है, अभी तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसको डीक्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कहीं ना कहीं जो है ये भी जो है सुसाइड करने वाली जो बात है वो भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति की चॉइस ही है। तो इसको हमें राइट नॉट टू लिव, इस वाली चीज़ को भी हमें फंडामेंटल राइट के अंतर्गत लाना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस ठीक है। तो और पी रत्नम केस में ऐसा ही हुआ सर। बट अभी आप नहीं जानते कि ये सुप्रीम कोर्ट से एक बिग मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब इसके जो हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस हैं वो आगे आने की शुरुआत हुए। वो जो केस आया सर ज्ञान कौर केस है ना, जो पी रत्नम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था है ना, राइट नॉट टू लिव शुड आल्सो हैज़ बीन अ फंडामेंटल राइट। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है सर आगे, है ना। बट फर्दर यहाँ पे वही है अनदर केस ज्ञान कौर केस, ये हम लोग को अब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद ओके, तो ये ज्ञान कौर केस था सर। इस केस में ज्ञान कौर ने अपनी, अब ध्यान से पढ़िए, इस केस में ज्ञान कौर ने, मान लो ज्ञान कौर एक थी, इसने अपनी बहू को फांसी देने के लिए मजबूर किया, ठीक है। अब मतलब फांसी देने के लिए उसको मजबूर किया। अब ज्ञान कौर जो था, ज्ञान कौर जो थी उसका तर्क क्या था सर, तो वो क्या कहती थी सर, मैंने अपनी बहू को सिर्फ उसका न जीने के अधिकार को लागू कराने में मदद करी है। मतलब वही बात है राइट नॉट टू लिव, है ना, आप समझ रहे हो। राइट नॉट टू लिव शुड आल्सो बी हैज़ बीन अ फंडामेंटल राइट। कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रैक्टिस कराने में ज्ञान कौर जी जो है अपनी बहू को ये चीज़ प्रैक्टिस करा रही है। मैंने अपनी बहू को सिर्फ उसका ना जीने के अधिकार को लागू कराने में मदद की है। ये चीज़ अब आप समझ सकते हो ये कितना ही ख़तरनाक होता चला जा रहा है, ये वाला केस पी रत्नम केस। आगे सुप्रीम कोर्ट रियलाइज, अगर ये स्थिति बन रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा महसूस किया है कि देयर इज़ अ बिग मिस्टेक इन पी रत्नम केस, सो डैट वी हैव टू ओवर रूल्ड इट। हमको इसको पलटना पड़ेगा सर। सुप्रीम कोर्ट से वी कैन ओनली से, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियरिफाई करते हुए यह बोला कि वी कैन ओनली से, जो ये है ना राइट नॉट टू लिव, है ना, राइट नॉट टू लिव जो कि फंडामेंटल राइट है, वो उस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, वी कैन ओनली से इन नेचुरल डेथ, हम ऐसा कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ नेचुरल डेथ में हम ऐसा कर सकते हैं, डैट राइट टू नॉट टू लिव इज़ अ फंडामेंटल राइट। बट दिस कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ऊपर हम लोग ने देखा था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सीडेंटल एंड क्रिमिनल डेथ, ठीक है। एक्सीडेंटल एंड क्रिमिनल डेथ में जो है ये जो है कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई नहीं किया जाएगा। बट आगे हम देखते हैं, अभी तक जो है आगे जाके जो है अभी तक नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर। अभी तक इवन नाउ अभी भी जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। आगे इसके क्या एप्लीकेशंस आ रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। देखो एक और जो है केस बना है, ठीक है, जो हम लोग कह रहे हैं ना नेचुरल डेथ, हम लोग ने अभी कहा जो राइट नॉट टू लिव इज़ अ फंडामेंटल राइट वाली जो बात है,
जो नेचुरल डेथ में इसको इसको हम केवल अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके इसमें और क्या एप्लीकेशंस आ रहे हैं, निगेटिव एप्लीकेशंस आ रहे हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। अब जैसे एक 1970 में एक और घटना घटी सर, इसमें बॉम्बे किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल की एक नर्स थी अरुणा शानबाग, ठीक है। और ये आप समझ जाना, ये आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा केस बनने वाला है। ये केस जो बनने वाला है सर, ये केस बनने वाला है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। बड़ा ही सिग्निफिकेंस केस है और इसमें बड़ी ही चीज़ें अटकी रह गई थी, है ना। और इसमें भी कुछ चीज़ें अटकी रह गई थी, तो ये जो अटकन थी उसको सही से जो है आप समझ सकते हो दिशा मिली है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये इतना सिग्निफिकेंस है तो मुझे इसका थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, ठीक है। जैसे अब समझते हैं, ठीक है। बॉम्बे किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल की एक नर्स है ना अरुणा शानबाग, जिनका किसी क्रिमिनल द्वारा बलात्कार किया गया था। आप समझ सकते हो, इस घटना के बाद अरुणा कोमा में चली गई थी। मतलब इतनी गंभीर हालत हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस घटना के बाद वो मतलब उनके साथ इतना गलत हुआ कि वो अरुणा जो शानबाग थी वो कोमा में चली गई। और ये 1970 की घटना है, आप देख सकते हैं। अब 2010 के दौरान अरुणा अभी भी कोमा में है, अपनी मृत्यु की ओर थी, ठीक है। 2010 मतलब आप देख सकते हो 30 साल बीत चुके हैं और उनकी स्थिति काफ़ी, आप समझ सकते हो कितनी गंभीर हो चुकी होगी, ठीक है। अब पिंकी वैरानी जो उनकी एक दोस्त, आप मान सकते हो वहाँ नर्स की एक दोस्त थी पिंकी वैरानी ने ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना उसमें सर केस कर दिया और ये तर्क दिया कि जो अरुणा शानबाग हैं उनके पास जो है किसी भी प्रकार की अब चॉइस और डिग्निटी बची नहीं है। भाई उनकी कहाँ चॉइस और डिग्निटी है, क्योंकि वो तो कोमा में है, ना तो वो बोल सकती है, ठीक है। डिग्निटी उनकी रही नहीं है, गरिमा जो लाइफ मतलब जीवन को जो गरिमा के साथ जीने का जो उनका फंडामेंटल राइट था वो उनका बचा नहीं है ना। इसलिए उनको यूथेनेशिया अलाउ किया जाए। अब मैं बताऊँ यूथेनेशिया क्या होता है। एक प्रकार से मेडिकल फील्ड में जब सामने वाले की ज़िंदगी से ज़्यादा मौत आवश्यक हो जाती है तब उस स्थिति में यूथेनेशिया को अलाउ किया जाता है, ठीक है। कभी कभी होता होगा, है ना। इस केस में मेडिकल फील्ड की ये चर्चाएं हैं तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं। तो मेडिकल फील्ड में जब सामने वाले को उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा मौत ज़रूरी हो जाए तो इस प्रकार को लागू किया जाता है। लेकिन आप समझो कि भारत में यूथेनेशिया से रिलेटेड कोई भी लॉ आज तक बना नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा ही चैलेंज था इसमें। और ये जो केस बना है सर अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 ये केस बना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में सर इसमें सुप्रीम कोर्ट जब इसमें जो केस चला होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इसमें जो पिंकी वैरानी मैडम थी उसको सभी लोगों ने मना किया था कि आप ये केस मत लड़िए सर, है ना। हम यूथेनेशिया को अलाउ नहीं करेंगे, सब ने सजेस्ट किया था। बट पिंकी वैरानी मैडम को था कि इनको हम लोग जो है यूथेनेशिया अलाउ करें। बट आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे जाके यह बोलता है इस केस में कि भाई ये जो चॉइस आप पिंकी वैरानी मैडम जी, जो आप ये चॉइस आप अपनी तरफ से जो लेके आई हो, ठीक है, अरुणा शानबाग की तरफ से, ये उनकी चॉइस तो है नहीं क्योंकि वो तो बोल नहीं सकती, कोमा में है। तो ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। आप किस आधार पर उनकी चॉइस को अपना चॉइस कह करके इस केस को आगे बढ़ा रही हो। तो यही इसमें ये था सर। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इस मोड़ पर अटक गया था। यहाँ पे आप समझ सकते हो सुप्रीम कोर्ट में मामला इस मोड़ पर अटक गया था कि आखिर यहाँ चॉइस किसकी है, ठीक है। क्योंकि अरुणा तो कोमा में थी, मैंने आपको पहले बताया। इस केस के दौरान अरुणा की नेचुरल डेथ हो गई और उनकी डेथ अपने पीछे ये सवाल छोड़ गई कि राइट टू डाई, राइट टू लिव है या नहीं। इस केस में यही चीज़ जो है ये अटकी रह गई कि आखिर चॉइस किसकी होनी चाहिए, है ना। तो ये केस थोड़ा सा अटका रहा। फर्दर अब आगे क्या होता है सर, ये चॉइस किसकी होगी, है ना। इस केस को और आगे दिशा दिखाई कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अब आपको विल का मतलब यहाँ पे समझना होगा सर। विल का मतलब होता है सर वसीयत, ठीक है। वसीयत, आपको वसीयत पता होना चाहिए। लिविंग विल, है ना। वसीयत, लिविंग विल का मतलब
जैसे कोई मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल में है और काफ़ी उसकी गंभीर स्थिति है ना? तो वो एक वसीयत बना के दे देता है कि वसीयत बना के इस प्रकार से दे देता है कि भविष्य में अगर फला इंसान जो कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर उसको भविष्य में कुछ हो जाता है या उसका ऑपरेशन हो रहा है, वो अनसक्सेसफुल हुआ, है ना? तो एक वसीयत में जिसका भी मैं नाम लिख करके जा रहा हूँ, फला जो हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन है, वो जिस व्यक्ति का नाम लिख कर जा रहा है अपनी वसीयत में, ठीक है, तो 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 उस फला हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन की जो चॉइस है, वो वसीयत में जिसका नाम लिखा है ना, तो उसकी चॉइस मानी जाएगी। डेट इज़ द लिविंग विल, ये होता है सर। तो वसीयत में जिस भी व्यक्ति का नाम होता है उसकी चॉइस जो है मानी जाती है, ये बात है सर। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं सर, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, इसमें लीगल सैंक्शन है ना, इसमें कानूनी एक प्रकार से सैंक्शन मिल गया था, है ना? चॉइस वाली जो जो अटकी हुई रह गई थी इस केस में, तो इसको कहीं ना कहीं लीगल सैंक्शन मिल गया था, हरी झंडी आप कह सकते हैं उसको मिल गई थी। द राइट टू डाई, द राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब हम मर गरिमा के साथ हम मरने का भी अधिकार हमारा जो है इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इस केस में, कॉमन केस में, ये क्लियर हो गया था कि गरिमा के साथ अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो वो भी एक फंडामेंटल राइट होगा, ठीक है? आपको समझ में आना चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ पे एक और एस्पेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं सर। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट आर्टिकल एक्ट 2002, है ना? तो 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये ऐड किया गया था। इसमें क्या था सर? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 6 to 14 ईयर एज अ फंडामेंटल राइट। ये आपने सुना ही होगा कि जो है सिक्स एज से लेकर के 14 एज तक के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क, और वही बात है इसमें कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना भी एक फंडामेंटल राइट है, इसमें दिया गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की आवश्यकता क्यों हुई आगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं सर, क्योंकि एजुकेशन जो है, अगर आपके पास एजुकेशन है ना, तो वो चॉइस एंड डिग्निटी देती है या उसमें मदद करती है। अगर हम देखो इसमें एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री लेबर, मतलब मान लेते हैं सर, एक इसमें ये भी एक केस ही हुआ था, आप समझ सकते हैं कि माना एक फैक्ट्री लेबर था, एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक मज़दूर था, ठीक है? उसको प्रोवाइड करने चाहिए 2000 रुपये, है ना? उसको 2000 रुपये पर डे उसका बन रहा था, बट लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब उसको इतना वो शिक्षित नहीं था, है ना? उसने मतलब उसको 500 रुपये ही उसको मिल पाए पूरे दिन भर के, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेट नहीं था ना सर, है ना? तो एजुकेट नहीं था, उसको एजुकेशन की कमी थी, इसके कारण जो है कहीं ना कहीं वो जो उसका जीवन जीने का जो अधिकार, जो लाइफ है, और जो डिग्निटी है, लाइफ इज़ अ लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, कहीं ना कहीं उसको लैक ऑफ एजुकेशन के कारण नहीं मिल पा रही थी। इसलिए ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये आया था 2002, और जिसमें जो है ये कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन की बातें यहाँ पे जोड़ी गई थी, ठीक है? आई होप हम लोग ने यहाँ पे लाइफ शब्द को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है? हम लोग आगे जब मिलेंगे तो हम लोग चलेंगे सर डिटेंशन इन सर्टेन केस, यानी कि आर्टिकल 22 की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है? ओके, हम लोग अब इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसके कुछ एस्पेक्ट हैं जो छूट गए थे पिछले वाले लेक्चर में, हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है? हालांकि आर्टिकल 22 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? या हम इसको भी यहीं कवर ही कर देते हैं, अभी टाइम है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, ओके?